नमस्कार, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सुबह को ऊर्जा से भर देता है, जो आपकी सुबह को ज्ञान से भर देता है और पता है वो भी मनोरंजन के तड़के के साथ। अगस्त के महीने का जिक्र करूँ ना तो कुछ विशेषताएं हैं इस महीने में। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन और साथ ही राष्ट्र प्रेम का त्यौहार स्वतंत्रता दिवस इसी महीने में आते हैं। अगर हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं ना, देश से प्यार की बात करते हैं, तो अपने देश भारत को सफलता की बुलंदियों पर देखने की तमन्ना, देखने का सपना हम सभी देशवासियों के मन में है। और अगर हम देश की विकास की बात करें तो महती भूमिका हो जाती है शिक्षा की, युवाओं की, शिक्षण संस्थानों की और साथ ही उसमें कार्यरत व्यक्तियों की। आज कार्यक्रम में हम इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे कदम हम उठाएं ताकि शिक्षा का विकास हो, युवाओं का उत्थान हो और देश प्रगति पथ पर चलता रहे। अब जब देश की बात की है तो अपनी भी बात करती चलो। अगर हम अपने जीवन के विकास की बात करते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जो भी कदम हम उठाएं वो सही दिशा में हो, और इसमें बड़े कारगर होते हैं महापुरुषों के कथन। अगर हम उनके कथन का अनुसरण करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो यकीनन हमें एक सही दिशा भी मिलती है। और इसी के लिए विशेष होता है हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। आज अनमोल वचन में हमने आचार्य विनोबा भावे का कथन लिया है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अपने इस पहले सेगमेंट से, अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। कि आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रो वाइस चांसलर अमेठी यूनिवर्सिटी पटना डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी को। इन सारी खूबियों के साथ अपने दर्शकों को बताते हुए आपका स्वागत करूंगी। अभिनंदन सर, मैं आपका बिहार कार्यक्रम बिहान में। के सभी दर्शकों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि जी आप सभी ने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहां आऊं और आप सभी के समक्ष अपनी बातें रख सकूं। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। आप सभी को। सर, जब हम इस तरह की संस्थाओं से जुड़े होते हैं, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जहां हम युवाओं से सीधा जुड़ते हैं जरूर। और शायद देश निर्माण में शिक्षकों की महती भूमिका भी होती है, बिल्कुल। क्योंकि आप उन्हें गढ़ते हैं जो देश का भविष्य है। जरूर जरूर। अगर मैं आज के दिन की विशेषता का मैंने जब जिक्र किया तो मैंने कहा कि आज हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे आज के हमारे विशेष दिन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी। बार बार अपनी स्पीच में ये दोहराते हैं कि भारत एक युवा देश है। भारत की 50% जनता अभी 25 साल की कम उम्र की है। जी हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि भारत युवा है। मैं एक सेंटेंस और उसमें जोड़ रहा हूँ कि बिहार सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा युवा है। बिहार की 58% जनता 25 साल से कम उम्र की है। तो बिहार तो बहुत ही युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश होने के नाते हम शिक्षकों का शायद दायित्व उस युवा को बहुत अच्छे से उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देकर उन्हें देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, उन्हें प्रदेश के निर्माण में लगाना। इस वजह से शायद हमारी भूमिका और बड़ी हो जाती है, हमारी जिम्मेदारियां भी शायद और बड़ी हो जाती हैं। जी जी। आपने अपनी बातों में ये जिक्र किया कि शिक्षकों की महती भूमिका होती है युवा के व्यक्तित्व के विकास करने में, और युवा महती भूमिका निभाते हैं देश के विकास में भी। जरूर। आपके पास एक लंबा अनुभव है शिक्षण क्षेत्र में कार्य करने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे बताएंगे आप शिक्षक की भूमिका को एक युवा को गढ़ने में, उसके निर्माण में? मैं इसे क्या शायद भूमिका है? दो भाग में आपको बताना चाहूँगा। जी मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माताजी ने मुझसे एक बार पूछा कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम्हें वो एक एडवोकेट, वकील बनाएं, अच्छा। और उसके बाद वो तुम्हें एक हाई कोर्ट के जज के रूप में देखें। तो मैंने अपनी माँ से ये कहा कि माँ, मैंने आपको देखा है, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, मैंने आपको हमेशा देखा है, और मैं शायद आपकी तरह एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। आप कृपया पापा से बात करें और उनसे ये कहें कि मुझे इजाज़त दें वो कि मैं एक शिक्षक बनूं।
शिक्षक बनने की इजाज़त देने से पहले मेरी माँ ने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि इन 3 सवालों के जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो शायद मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगी कि तुम शिक्षक बन जाओ। क्या थे ये 3 सवाल? जरूर मैं बताना चाहूँगा। जी। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आपको उस सब्जेक्ट से प्यार है? मैंने कहा हाँ, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशन में रहूं और मैनेजमेंट प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है। मैं जो भी सब्जेक्ट अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, शायद मैं उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँगा। मेरी माँ ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि तुम प्रोफेशन चूज कर रहे हो शिक्षण का, कहीं कभी ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि शिक्षण में आए और कहीं जाना चाहिए था? मैंने कहा नहीं, मैं शायद पिताजी का जो सपना है उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे छोड़ दे मेरे लिए और मैं शिक्षक बनूं। तो आप समझ रही हैं कि शायद मैं इस शिक्षण कार्य से बहुत प्यार करता हूँ। तीसरा सवाल उन्होंने मुझे पूछा, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 22 साल कुछ महीने की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने स्टूडेंट को अपने खुद के बच्चे की तरह मान पाओगे? अच्छा। 30 सेकंड सोचने के बाद शायद मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरे जीवन भर अपने स्टूडेंट्स को अपने खुद के बच्चे की तरह मानूंगा। तो शायद मैं सभी शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप से वो यही 3 सवाल करें, या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अपने आप से ये 3 सवाल करें, और अगर इन 3 सवालों के जवाब हाँ में हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। आप यहाँ जरूर आएँ और आ करके देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। क्या बात है। और जब मैं आपकी बातों को सुन रही थी और आपने कहा कि आपकी माँ ने 3 सवाल किए, और ये जो तीनों सवाल उन्होंने किए ये शायद उनके अपने अनुभव से आए। और उन्हें कुछ यूँ लगा कि अगर ये तीनों चीज़ आप सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब आप शिक्षण के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि ये जो कार्य है वो कहीं ना कहीं समर्पण खोजता है। और तभी आप अपने जॉब के साथ भी जस्टिस कर पाते हैं। और जो उम्मीद है शिक्षकों से, वहाँ आप खरा उतरते हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं जो दूसरा पार्ट है वो भी आपके सामने रखूं, हमारे सभी शिक्षक गणों के सामने रखूं और सभी के सामने ये रखूं। शायद शिक्षण का कार्य एक माँ के कार्य जैसा होता है। एक माँ जब 10 महीने के अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तो वो जैसे चलना सिखाती है वैसे ही शायद पूरी जिंदगी हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है। एक बच्चा, 10 महीने का बच्चा, वो बहुत छोटा सा होता है, माँ की हाइट काफ़ी ऊंची होती है, मगर माँ अपनी उस हाइट से उस बच्चे को कभी भी खड़ा करने की कोशिश नहीं करती है। माँ उस बच्चे की हाइट तक जाती है और जा करके उस हाइट पर उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाती है। हमें भी अपने बच्चे के उस हाइट तक जाना है जहाँ पर वो बच्चा है, वहाँ से उसे सिखाना शुरू करना होता है। दूसरी चीज़, आप अगर विजुलाइज करें तो वो जो बच्चा है, आप उसके हाथ को जब पकड़ते हैं, अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे तो उसको शायद दर्द हो रहा होगा। अगर आप बहुत लूज पकड़ेंगे उसके हाथ को तो उसका हाथ छूट जाएगा। यही हमें बच्चों के साथ भी करना होता है। ना तो हमें बहुत सख्त होना होता है कि उन्हें तकलीफ हो, और ना बहुत लूज होना होता है कि वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाए। एक एप्रोप्रिएट प्रेशर से हमें उन्हें पकड़ करके चलना सिखाना होता है। तीसरा, अगर आप विजुलाइज करें तो छोटा सा बच्चा कुछ कदम धीमे चलता है, फिर भागने लगता है, फिर धीमे चलता है। माँ की अपनी स्पीड है, वो बहुत तेज चल सकती है, मगर माँ अपनी स्पीड को उस बच्चे की स्पीड से मैच कराती है कि जिस स्पीड से बच्चा चल रहा है उसी स्पीड से हम टीचर्स को भी चलना है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये शायद एक दूसरा हमारा अपना कथन है जिसको जरूर हमारे शिक्षकगण अपनी ज़िंदगी में उतारें और वो अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हों। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से इसे बताया। आपने कहा कि जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को आगे लेकर जाती है वो भूमिका शिक्षक अदा करता है, और वही प्रक्रिया हमें फॉलो भी करना चाहिए। हम झुकें और उनके बराबरी पर जाएं और तब उन्हें आगे लेकर उनकी उंगली थापें, और वो भी मध्यम दबाव के साथ, ये समझते हुए कि वो बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उनको रास्ता दिखाएं, हाथ थामें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छी तरीके से आपने व्याख्या किया और बताया कि क्या शिक्षक किस तरह से युवा को आगे ले जाने में मदद कर सकता है, और जब हमारी युवा शक्ति मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं,
तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात पर बल दिया गया है कि रिसर्च बहुत अहम है, अनुसंधान बेहद अहम है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टैग्नेंट नहीं हो सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें गतिशील रहना है। और यहाँ बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है रिसर्च की, इनोवेशंस की। आप लगातार रिसर्च करते रहे हैं, इसलिए मैंने खास कर ये सवाल आपसे पूछा, कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं? शिक्षा की भूमिका वो शायद हमें समझनी होगी। शिक्षा का उद्देश्य होता है स्वनिर्माण, स्वजन निर्माण, अच्छा, सामाजिक निर्माण, राष्ट्र निर्माण, और अगर हो सके तो वैश्विक निर्माण। शुरुआत स्वनिर्माण से होती है और हम उसके बाद पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उस पर चलते हुए हमें सबका विकास देखना होता है जी। रिसर्च की बहुत बड़ी भूमिका इस वजह से हो जाती है कि जब आप स्वनिर्माण से लेकर के वैश्विक निर्माण तक की बात करते हैं तो वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें लाना और कुछ नया हमेशा करते रहना, जो कि समाज के, विश्व के निर्माण के लिए कारगर हो, ये हमें हमेशा करते रहना होता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक बच्चे में कम उम्र से ही इस बात को डालें कि उसे इन्हीं उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना है, और इन उद्देश्यों को पाने के लिए उसे जो भी रिसर्च की ज़रूरत है वो करते हुए समाज का निर्माण करना है। तो शायद उस हमारी भूमिका हर एक स्टूडेंट में रिसर्च के प्रति जागरूकता लाने में होनी चाहिए, और हमें इसमें कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये लगा कि आपने शिक्षा के उद्देश्य में ही रिसर्च को जोड़ दिया, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वही ये कहता है कि आप स्वनिर्माण करें और क्रमशः आप वैश्विक निर्माण की ओर आगे बढ़ें। स्वनिर्माण का मतलब आप अपने बारे में अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्वजन निर्माण का मतलब है आप अपने परिवार गण और अपने घर का कैसे निर्माण करें। सामाजिक निर्माण, पूरे समाज की हम बात करते हैं, समाज का निर्माण होता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र अगर अच्छा कर रहे होते हैं तो पूरा विश्व एक अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जी जी। और इस तरीके से अगर हम इस सोच को युवाओं में डालते हैं कि शिक्षा अगर तुम अर्जित कर रहे हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो रिसर्च या अनुसंधान और इनोवेशन खुद ब खुद उनके जीवन में शामिल हो जाता है, और तब हमें शायद ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है कि युवाओं को हम कैसे रिसर्च की ओर उन्मुख करें। जो आपने जिस तरीके से इसकी व्याख्या की वो खुद ब खुद उनके मन में ये बात आप आ शायद मुझसे एक बात पे एग्री करेंगी कि आज के युवा में ब्रेन बहुत शार्प है जी। उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। हम जिन्हें हमें मोबाइल का कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था, आज आप अपने घरों में देखें तो छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ शायद खेल रहे हैं। तो इनका ब्रेन मुझे हमसे बहुत अच्छा है। हमारा जो रोल होता है वो शायद इन्हें सही डायरेक्शन दिखाना, इन्हें सही रास्ते पर ले जाना। जो ब्रेन इनके पास है उसका ये सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, शायद राष्ट्र निर्माण में ये हमारी बड़ी भूमिका हो। सर, हम बातें कर रहे हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, और अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो जब क्लास में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी चीज़ें बच्चों के लिए पढ़ाई जा रही हैं उन सारे क्लास में जो मौजूद बच्चे हैं उन तक पहुँचे। पर जो लर्निंग का लेवल होता है वो अलग अलग भी होता है। कुछ बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, और कुछ की ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी कम होती है। आपके अनुभव से जानना चाहूँगी कि किस तरह से टीचिंग होनी चाहिए कि पूरे क्लास को शिक्षक की बात समझ में आए। एक स्टैंडर्ड क्लास का साइज 60 स्टूडेंट्स का होता है जी। तो आप ये समझें कि 60 लर्निंग स्टाइल्स वहाँ बैठी हैं। हर बच्चे की अपनी यूनिक अलग लर्निंग स्टाइल है, और टीचर एक है, उसकी अपनी टीचिंग स्टाइल है। हमें करना ये होता है कि जो 60 बच्चों की लर्निंग स्टाइल है उससे अपनी टीचिंग स्टाइल को मैच करना होता है, और अगर हम अपनी टीचिंग स्टाइल उन 60 स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल से मैच करा ले जाते हैं तो शायद हम अपने इस ऑब्जेक्टिव में फुलफिल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि इसमें हमें कैसे करना चाहिए, जो शायद हमारे यहाँ एमआईटी यूनिवर्सिटी के हमारे फाउंडर ने हमें बताया है। ये 3A कंसेप्ट है। 3A's में ए एकेडमिक्स है पहला, दूसरा एप्लीकेशन है और तीसरा एटीट्यूड है। पहला अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक्स का मतलब है कि आप अपने बच्चे को थ्योरीज, कंसेप्ट्स, सारी चीज़ें उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें जिससे उनको ये पता लग जाए। दूसरा पार्ट है हम जो भी उन्हें पढ़ा रहे हैं आने वाले भविष्य में इसका उन्हें कहाँ, कब, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको सिखाना, उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करना। ये दूसरा ए है एप्लीकेशन पार्ट, जो हमने पढ़ाया उसका क्या उपयोगिता है, एप्लीकेशन पार्ट। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एटीट्यूड। आप अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपको सारा काम करना भी आता है, मगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव और अच्छा नहीं है तो शायद सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। सक्सेस की गारंटी इन दोनों के साथ में, अगर आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव है तो ये आपके सक्सेस की गारंटी देता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी से बात करें तो वो इंसान आपसे बात करने के लिए और आपसे चीजें लेने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उसके अंदर ये रेजिस्टेंस की फीलिंग ना आए कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है और हमें इसे नहीं लेना चाहिए। ये एक टीचर में भी जरूर होना चाहिए जिससे वो अपने 60 बच्चों की लर्निंग स्टाइल से अपने टीचिंग स्टाइल को मैच करा सके। एक मैं मैक्सिम आपको जरूर बताना चाहूँगा, एक कोट है, कॉन्शियसली वी टीच what we know, but unconsciously we teach what we are. कॉन्शियसली हम वो पढ़ाते हैं जो हमने पढ़ा होता है, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, मगर अनकॉन्शियसली बच्चे हमसे हम जो हैं वो सीख रहे होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, अगर आपके घर में, आप जैसे बता रही थी मुझे कि आपकी बेटी है, मेरी भी एक बेटी है, और हम ऐसे ही कोट हर दिन पहनते हैं। शाम को जब मैं घर पहुंचता हूं तो वो मेरा कोट उतारने में मुझे हल्की सी मदद करती है, और उसके बाद मैं उसे देखता हूं कि वो मेरा कोट पहन करके घर में काफ़ी देर तक घूमती रहती है, अपने आप को आईने में देखती है। हम इससे समझ सकते हैं कि हम उसे जो बताना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो जो हमें देख रही है वो बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हमें अपने बच्चे को क्या देना है उससे बेहतर पहले हमें अपने आप को बनाना होगा। एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई कि ये शुगर बहुत खाता है और इसे आप कह दीजिए, आपकी बात दुनिया मानती है, आप इसे कह दीजिए कि शुगर खाना बंद कर दे। गांधी जी ने उससे कहा कि आप इसे लेके मेरे पास 30 दिन बाद आइएगा। वो महिला बहुत परेशान हुई कि गांधी जी अभी कह सकते थे इससे, मगर इन्होंने 30 दिन बाद कहा कि आना, तब मैं इस बच्चे से कहूँगा। 30 दिन बाद वो बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास जब पहुंचती हैं, तब गांधी जी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है, शुगर मत खाना। महिला ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी आपने उस दिन ये क्यों नहीं कहा था? तो गांधी जी ने उस महिला को जवाब दिया कि पहले मुझे शुगर खाना बंद करना था, तब मुझे अपने बच्चे को कहना था कि तुम शुगर मत खाओ, तो मैंने शुगर खाना बंद कर दिया है। आज मैं इस बच्चे को कह सकता हूँ कि तुम्हें शुगर नहीं खानी। बिल्कुल शायद इसका हमें टीचर्स को बहुत ध्यान देना होगा। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ आपने बताया कि किस तरीके से हम खुद को भी उस रूप में ढालें जिस रूप में हम अपने स्टूडेंट्स को ढालना चाहते हैं। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत कार्य किया है, और अगर हम आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं तो स्वरोजगार की बड़ी भूमिका हो जाती है। पर जब युवाओं का जिक्र करती हूँ तो कहीं ना कहीं जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ज़्यादातर युवा वर्ग के मन में ये धारणा होती है कि मुझे कोई बढ़िया सा जॉब ज्वाइन कर लेना है। शायद रिस्क लेने की भावना थोड़ी कम हो जाती है, और देश के हित की बात करूं या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात करूं तो स्वरोजगार की महती भूमिका है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे युवा हैं उनका रुझान हो इस ओर, और अगर मैं प्रांत की बात करूं, अगर मैं देश की बात करूं, इसकी बड़ी ज़रूरत है। जैसा मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप स्वयं भी एक शिक्षक भी हैं, शायद इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि इन बच्चों में शायद हमें रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी थोड़ी सी डेवलप करनी होगी कि ये थोड़ा सा रिस्क लेने में डरे नहीं, रिस्क लें, डिसीजंस लें और आगे बढ़ें।
आप रोजगार और स्वरोजगार की बात कर रही हैं, तो यही दो फॉर्मेट हैं। या तो इंसान एक जॉब चाहता है जिसे हम रोजगार कहते हैं, या वो खुद से कुछ शुरू करता है जिसे हम स्वरोजगार कहते हैं। स्वरोजगार करके शायद आप, जो मैंने आपको बताया कि स्वनिर्माण से लेकर के वैश्विक निर्माण तक, इसमें आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा योगदान दे रहे होते हैं। जी, जी। जब आप रोजगार कर रहे होते हैं तब आपकी भूमिका लिमिटेड होती है, आप किसी हायरार्की में किसी लेवल तक पहुंचते हैं, पूरे लेवल्स को आप कवर नहीं कर पाते हैं। और शायद वो जो हमारा एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि हम राष्ट्र का निर्माण करें, विश्व का निर्माण करें, वो पूरा नहीं हो पाता है। मेरा सजेशन हमारी आज की युवा पीढ़ी को है कि वो रोजगार से ज़्यादा स्वरोजगार की तरफ जाएं। आज के बच्चों को जब मैं देखता हूं तो ये पाता हूं कि शायद वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वो अपनी उस अच्छी नौकरी के साथ ही आगे बढ़ें। मेरा सजेशन उन्हें ज़रूर होगा कि वो कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर देखें। मिंत्रा किस दाम पर जिन्होंने उसे स्टार्ट किया था उन्हें सेल किया, या वो जरूर चेक करें कि एक 1mg करके ऐप किसी बच्चे ने शुरू किया था, उसे उन्होंने टाटा को कैसे किस रेट पर दिया है। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास भी हैं जिसको अगर हम देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे अगर हम स्वरोजगार के माध्यम से भी आगे बढ़ें तो बुलंदियां हमारे सामने हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बुलंदियों पर खुद भी पहुंच सकते हैं और अपने साथ साथ एक बहुत बड़े लॉट को, एक बहुत बड़े मासेस को अपने साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार दे सकते हैं और उन्हें भी आगे ले जा सकते हैं। जी सर, अगर मैं बातें करूं बच्चों की, युवाओं की, तो पेरेंटिंग भी बहुत अहम भूमिका निभाता है शिक्षकों के साथ। परिवार का जो परिवेश है वहाँ कैसे उन्हें सहयोग मिल रहा है आगे बढ़ने में, वो भी अहम हो जाता है। और इस बार का अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की भी बात करूँ तो वहाँ भी जनरेशन गैप की बात आ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पेरेंटिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे करियर सिलेक्शन की भी के बारे में भी बात करें तो कभी कभी बच्चे प्रेशराइज्ड होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, घर वाले कुछ और कहते हैं, तो दुविधा की स्थिति होती है। इन सारी बातों पर मैं आपसे विचार करना चाहूँगी, राय लेना चाहूँगी। जरूर जरूर। अगर मैं आपके सवाल को ध्यान से सोचूं तो इसके 2 या 3 हिस्से हैं और मैं शायद सभी हिस्सों का जवाब देना चाहूँगा। हमें जो हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों से मिले हैं, हमारे माता पिता से मिले हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन संस्कारों को हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं और पहुंचाने के लिए शायद हमें उनसे संवाद स्थापित करना होगा। आज जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो ये है कि हम अपने बच्चों से शायद थोड़ा सा समय का अभाव होने की वजह से कटते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना होगा और जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमें उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा अपने बच्चों में। ये मेरा एक इसका सजेशन है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम रिसर्च करते हैं पेरेंटिंग पर तो ये पाते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सख्त हैं, जो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनसे बिना पूछे कैसा भी कोई भी डिसीज़न ले। या उस टाइप के पेरेंट्स भी हमें मिलते हैं जो ये हमेशा चाहते हैं कि बच्चा खुद से ही डिसीज़न ले ले और हम उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, कैसा भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना रहे। यहाँ तक भी पेरेंट्स आप पाएंगी कि आप उनसे पूछ लीजिए कि आपका बेटा या बेटी किस क्लास में पढ़ता है तो शायद वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे कि इस साल उनका बच्चा 4th में है, 5वें में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, किस ईयर में है। मैं इस पर शायद एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो स्टाइल है जहाँ पर आप अपने बच्चे के बारे में ही नहीं जानते हैं, ये स्टाइल वेलवेट ग्लोब वाली होती है, जिसे कहते हैं कि बच्चे को इतना पैम्पर करके रख रखा है, इतना प्यार से रख रखा है कि वो जो मांगता है दे देते हैं, कर देते हैं। ये स्टाइल वेलवेट ग्लोब की स्टाइल कहलाती है। दूसरी स्टाइल है जहां पर आप अपने बच्चे को हिलने भी नहीं दे रहे हैं, कुछ खाने से पहले भी वो आपसे इजाजत ले तब वो खाए, उसे हम आयरन रॉड स्टाइल कहते हैं। शायद ना तो आयरन रॉड स्टाइल की ज़रूरत है और ना ही वेलवेट ग्लोव की ज़रूरत है, क्योंकि वेलवेट ग्लोव होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी और आयरन रॉड होगा तो सॉफ्टनेस नहीं होगी। हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि उस वेलवेट ग्लोव में हम आयरन रॉड को डाल दें, दोनों तरह की चीज़ों का मिक्सचर कर लें और एक बीच का रास्ता निकाल करके कि जहाँ हमारा बच्चा गलत है वहाँ उसकी काउंसलिंग करके ठीक कर देना, उसे मोटिवेट करना अच्छे काम करने के लिए, और जहाँ ज़रूरत है
हमें उसे आगे प्रमोट करना कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले और आगे खुद बढ़े। जब बात आती है करियर चुनने की या क्या कोर्स हम करें ये चुनने की, तो भी शायद हमारा उसमें रोल होना चाहिए, मगर रोल एक पेरेंट का होना चाहिए, डिसीजन मेकर का नहीं होना चाहिए। एक सपोर्टर का होना चाहिए, एक मोटिवेटर का होना चाहिए, डिसीजन मेकर का नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग हमें हमारे बच्चे के ऊपर छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने बारे में खुद से बेहतर शायद कोई नहीं जानता है, तो वो अपने बारे में बहुत बेहतर जानता है और अपना डिसीजन बहुत बेहतर तरीके से ले सकता है। हमें उसे वो एनवायरनमेंट दे देना है जिसमें उसे डिसीजन को लेना है। शायद बच्चे को ही डिसीजन लेने दे, उसमें उसे डिसीजन लेने में हेल्प करनी चाहिए। आपने मेरे सवाल के हर पक्ष का जवाब दिया। आपने मुझे बताया कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, आपने ये भी बताया कि जो बच्चों के जब करियर चॉइस का सिलेक्शन का कोर्स सिलेक्शन का वक्त आता है तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और ये सब सारी बातें जब हम सीखते हैं, या मुझे यूँ लगता है कि अनुभव के माध्यम से कई बातें हम समझते हैं और उसे जब हम प्रयोग में लाते हैं तो जो हमारा जो स्टेप होता है वो सही होता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। देखते रहिए बिहार बिहान, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप, और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। देखिए सपरिवार स्टार्टअप चैंपियंस केवल और केवल दूरदर्शन नेटवर्क पर। तुम्हें सिर्फ कानून ही बचा सकता है। तुम्हें तुम्हारे परिवार से सिर्फ कानून ही मिला सकता है। एक चीज का ख्याल रखना सिस्टर, मेरी बहन को बोर्डिंग में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। तूने भी नहीं की। आप हरिश्चंद्र तो नहीं हैं? फिर ये चक्कर क्या है? कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया था, तब ये अमृत महोत्सव आया। उत्साह उमंग ऐसा दिलों में समाया, देखो झूमता किसान आज झूमता जवान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र या ध्वजा देश की शान है। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। ओ माई तेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हर मन तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में देखिए विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त सुबह 10 बजे। पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। हम बातें कर रहे हैं शिक्षा जगत की, हम बातें कर रहे हैं युवाओं की और देश के विकास की शिक्षण कार्य के माध्यम से। हमारे आज के मेहमान प्रतिकुलपति अमेठी यूनिवर्सिटी पटना डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी। मेहमान से बातचीत की शुरुआत पुनः करते हैं। सर, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, बढ़िया जॉब मिल गया, बहुत अच्छा, खुशी है, और कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाती है।
कभी कभी बच्चों में डिप्रेशन सा भी आता है, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कैसे करूँ। अपने आप को संभालना, फिर आगे बढ़ना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, आगे बढ़े, दिग्भ्रमित ना हो, गलत रास्ते का चयन ना करें, ये कई सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं हमारी युवा पीढ़ी से जुड़े हुए। क्या मार्गदर्शन देंगे, क्या कहेंगे? हमारे बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि सक्सेस का जो रास्ता है वो लीनियर है, सीधा है, जबकि वो सीधा होता नहीं है। वो कहीं कर्व लेता हुआ आ रहा होता है, और जब वो कर्व लेता हुआ आता है तो ये जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बनता है, ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही शायद उन्हें डिप्रेशन का कारण बनने लगता है। बिल्कुल सर। करना ये होता है हमें कि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा हमारे बच्चों को। जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें उन्होंने बताया है कि हमें 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे का कंसेप्ट लाना है। कैसे ला सकते हैं हम? हमारे कुलपति कहा करते थे कि रात में सोने से पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज है WWW एंड WWR। WWR का मतलब है व्हाट वेंट राइट, पूरे दिन में क्या क्या सही गया है। जो जो सही गया है ये आप अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए आप अपनी पीठ पर अपने आप को तारीफ दे दीजिए। और ये भी जरूर चेक करिए कि क्या WWW है, व्हाट वेंट रॉन्ग, और जो भी गलत हुआ है अगर उसमें आपकी कोई बेहतर भूमिका हो सकती थी तो आप अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करें। और हर दिन अगर आप 1% भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो शायद आप पे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ जाएगा। इस कंसेप्ट के साथ अगर हमारे बच्चे चलें तो शायद उन्हें कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सलाह मैं और देना चाहता हूं अपने बच्चों को, जो मैं अपने कैंपस में सभी बच्चों को देता हूं। जब हम सुबह तैयार होकर के कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं, आईने से जब हमारी निगाह मिलती है, हमारी आंखों से हमारी आंख आईने में मिलती है, तो हमें हर दिन अपने आप को ये बताना है कि आई एम द बेस्ट। और कहने से केवल हम बेस्ट नहीं हो जाएंगे, उसके लिए हमें WWR हर दिन देखना होगा। उसके लिए हमें हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। और आप विश्वास करिए कि जो सक्सेस एक बार में नहीं मिल पाई है, अगली बार में 100% सफलता आपके कदम चूम रही होगी। क्या बात है, बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। आपने कहा WWW और WWR। अगर हम खुद की एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमसे कहाँ चूक हो गई, तो वही हमारा पहला कदम शुरू हो जाता है, हम अपना सुधार कर सकते हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है। आपने कहा WWR यानी जो हमने सही किया है हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। आई एम द बेस्ट, ये भावना भी बड़े अच्छा काम करती है क्योंकि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप लखनऊ के रहने वाले हैं और आपने बिहार में अपना कार्य किया है। 2014 से आप लगातार यहाँ रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कैसा अनुभव और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सुधार इसमें जरूर कर दूं। रहने वाला मेरा जन्म जरूर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है। अच्छा। मगर अब मैं बिहार का हूँ, आप मुझे बिहारी समझ सकती हैं और आप मेरे लिए भी वो सूक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। जरूर। कैसे अनुभव आपके? अनुभव मैं शायद शुरुआत सुशांत की 1-2 पंक्तियों से करूँगा। प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के हुए जिस भूमि की संतान, स्वयं भगवान बुद्ध को जहाँ पेड़ की छाँव में मिला ज्ञान, हे बिहार की पावन धरती, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम। यहाँ आने के बाद जो सम्मान, जो प्यार, जो अपनापन लोगों ने हमें दिया है, शायद मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं अपना बचा हुआ जीवन, जो कि अभी काफ़ी लंबा है, वो बिहार की सेवा में लगाऊं। जी जी जी। और मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी पहली पंक्ति में ही कहा कि आप मुझे बिहारी कह सकती हैं। जी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बिहारी कहेंगे तो, क्योंकि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे आगे ले जाया जाए, किस तरह से उन्हें अच्छा से अच्छा करियर ऑप्शन दिया जाए, और आप लगातार कार्य भी कर रहे हैं। कुछ मन की प्लानिंग, कुछ योजनाएं जो आप साझा करना चाहें? जरूर जरूर। मैं हर दिन अपने स्टूडेंट्स से मिलता हूँ और उन स्टूडेंट्स में शायद ये बताने की कोशिश करता हूँ उन्हें कि उनमें जो हिडन टैलेंट है वो उसे पहचाने, उसे आगे लाएं और आगे ला करके
शायद देश के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएं। मैं अगर अपनी प्लानिंग की बात करूं तो आजकल मैं अपने बच्चों के साथ जो कनेक्ट हो रहा हूं, आपने जो कहा रिसर्च पर कनेक्ट होना, मैं इसी पर कनेक्ट हो रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे बच्चे नए IPRs फाइल करें, नया अनुसंधान करें और उससे समाज के निर्माण में योगदान दें। अभी बहुत रीसेंट जो हमने अपने यहाँ शुरू किया है बच्चों के साथ, वो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश कराना, उनकी अपनी प्राइवेट कंपनीज स्टार्ट कराना, जिसमें बोर्ड में हमारे बच्चे होंगे, बच्चों का पूरा समूह होगा और यूनिवर्सिटी भी होगी, जिससे टाइम टू टाइम हम उन्हें गाइड करते रहें कि वो उसके साथ ऐसी नए चीज़ें सामने लाएं जो देश के निर्माण में शायद अपनी भागीदारी निभा रहा हो। जी, इस तरीके से आप लगातार ये सोच रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आप स्वरोजगार की तरफ ही शायद इन्हें बढ़ाने के लिए हम शायद कोशिश कर रहे हैं। जी, कुछ बातें आपके बुक्स के बारे में भी जानना चाहूँगी। कई विषयों पर आपने लिखा है, कई एडिटेड बुक्स में आपके चैप्टर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं। किन क्षेत्रों पर ज़्यादा कार्य किया है और कौन सी खास बुक्स मेरा ज़्यादा कार्य जो है वो स्वरोजगार के ऊपर ही है। एंटरप्रेन्योरशिप मेरा एरिया रहा है और अभी बहुत रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बच्चों के साथ मिल करके एक बुक हमने कंप्लीट की है, वो प्रिंटिंग में है, वो बहुत जल्दी ही आ जाएगी। वो बुक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ लिकर बैन इन बिहार पर है। अच्छा। और उसका टाइटल है यू स्ट्रेसर बैन। एक ऐसा बैन जो स्ट्रेस लाया, मगर वो स्ट्रेस है जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जिसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। इस बुक पर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये बुक स्टॉल्स में अवेलेबल होगी। आप जरूर शायद उसे एक बार देखें, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत का प्रतिफल होगा। और बच्चों से आजकल मैं यही कह रहा हूँ कि वो नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, उस पर रिसर्च करें और नई चीज़ें ला करके बच्चों समाज के सामने रखें। आपने कहा नए एरियाज़ एक्सप्लोर करें, नए कार्य करें, तो यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी जो वर्क होते हैं उसकी भी महती भूमिका होती है और ख़ास करके नई शिक्षा नीति पर भी इस पर जोर दिया गया है। कुछ इस तरह के कार्य कर रहे हैं क्या आप मल्टी डिसिप्लिनरी? जरूर। मैं आपको बताऊं, जब एक IPR फाइल होता है तो उस एक IPR के फाइल होने में किसी एक डिपार्टमेंट का कोई बच्चा कोई एक प्रॉब्लम लेकर के आता है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, या जो अवेलेबल है वो फीजिबल नहीं है। उस पर एक दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम काम करती है, जो काम करके सॉल्यूशंस को लाती है। इस सॉल्यूशन के साथ साथ कहीं शायद एक तीसरे डिपार्टमेंट का कोई होता है जो उसे फाइल करने में मदद कर रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी की एक यही भूमिका होती है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाकर स्टूडेंट्स को किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उनकी सक्सेस को इंश्योर करना। यही एक टीचर का धर्म होता है, यही एक यूनिवर्सिटी का कर्तव्य होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से आपने हमें ये बताया कि किस तरह से अलग अलग विभाग मिलकर जब कार्य करते हैं और जब कुछ नई बातें आती हैं तो उन्हें शेप देने में, आकार देने में हर विभाग की अपनी भूमिका होती है। और ये जो शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षक है, किस तरह से युवा निर्माण में, देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपकी बहुत सारी अच्छी बातों के साथ मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज वक्त निकाला आपने। आपको भी धन्यवाद, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और सभी देशवासियों को धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। और दर्शकों, आज हमने बात की शिक्षा जगत की, आज हमने बात की युवाओं की और युवाओं के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की। कुछ भूमिका आपकी है हमारे इस कार्यक्रम के निर्माण में। आपके जो सजेशंस हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो हमारे बड़े काम आते हैं। पर इसके लिए आपको लिखना होगा खत, आपको भेजने होंगे ईमेल, और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।